JEE Mains 2026 PYQ. Chapter wise and topic wise discussion. Chapter is laws of motion and topics are tension, ये कवर हो गया है, inclined plane ये कवर कर लिया है मैंने. Now we have next topic, that is block on block type problem. टॉपिक ओपन किया जाए, ये रहा टॉपिक. बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. आंसर अभी नहीं दिखाया गया है, सोल्यूशन अभी नहीं दिखाया गया है, ताकि अगर आप करना चाहें तो खुद से कर लें. हालांकि ना ही करें तो बेहतर है. बहुत अच्छी तैयारी होगी अगर आपकी, तो आप खुद से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को. नहीं, काफी मुश्किल है. थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं, एक बार आंसर दिखा दूं, क्या पता आपने किया हो तो आंसर मैच करा लीजिए. इसका आंसर आएगा 210, 210 न्यूटन. कहानी ये है यहाँ पे कि 1 2 3 ब्लॉक ऑन ब्लॉक अरेंज किया गया है. ए बी सी इन सबके मास बता दिए गए हैं 4 6 8. और जो लोअर मोस्ट ब्लॉक है उस पर एक फोर्स लगाया गया है. ड्यू टू दैट जो सी है इट मे मूव अलोंग द फोर्स. मिनिमम वैल्यू फोर्स की बतानी है, जिससे कि जो सी का मोशन है वो स्टार्ट हो जाए, कांस्टेंट स्पीड से स्टार्ट हो जाए. अवॉइड कर सकते हैं आप इस वर्ड को. तो यहाँ पे अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हर पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो. यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, जहाँ पे निकालना है उसके ऊपर का टोटल मास 4 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 10, तो 40 न्यूटन हो गया. यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, जहाँ पे निकालना है उसके ऊपर का टोटल मास, ए और बी दोनों को जोड़ लो, 4 और 6 मिला के 10. 10 W बराबर mg 10 इंटू 10 100 न्यूटन. इसके बाद इस जगह पे नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो, जहाँ पे निकालना है उसके ऊपर का टोटल मास, तीनों को जोड़ लो, 4 6 10 और 18 है. W बराबर एम जी 18 इंटू 10 180 न्यूटन. अब हर एक पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो. इसके लिए फॉर्मूला लगेगा म्यू इंटू एन. म्यू तो हर जगह 0.5 है, तो ये 0.5 इंटू 40 20 न्यूटन हो जाएगा. 0.5 इंटू 100 50 न्यूटन हो जाएगा. एंड 0.5 इंटू 180 90 न्यूटन हो जाएगा. नाउ अब आप समझो कि जब आप सी पर कोई फोर्स लगाओगे तो सबसे पहला जो रोल है वो इस सरफेस का है. क्यों? क्योंकि ये वो सरफेस है जिसके बारे में श्योर है कि ये मोशन नहीं कर सकती है, ये रुकी है, तो ये अपना भरसक प्रयास करेगी सी को भी रोकने का. फॉर दैट पर्पस सी पर जो ये ग्राउंड है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डालेगी, जिसकी वैल्यू अप टू 90 न्यूटन हो सकती है. 90 न्यूटन लगा दिया. अगर आपके द्वारा ये लगाया गया फोर्स 90 न्यूटन या उससे कम है, तो यहाँ पे आने वाला फोर्स सफिशियंट रहेगा और मोशन स्टार्ट नहीं होगा. लेकिन अगर आप फोर्स को बढ़ाते हो तो फिर मोशन स्टार्ट होगा. सी अलोंग द फोर्स जाना चाहेगा. तो फिर अब इसको रोकने के लिए जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो पिक्चर में आएंगे. अब वो पिक्चर में कैसे आएंगे, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, वरना हवा नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में. फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप नहीं समझ पाओगे. यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया, पुली वाला इस सिचुएशन बना रहा हूं, आप बहुत बार उसे पढ़ चुके हो. ऐसे ही एक और है ब्लॉक, रस्सी, पूरा सेटअप मैंने रेडी कर दिया. इत्तेफाक से हुआ क्या कि आप जो ऐसा डायग्राम पढ़ते आ रहे हो बचपन से, कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो गया, टच हो गया. ठीक, तो क्या होगा कि अगर मान लो जैसे ये 2 kg है और ये 3 kg है, और 3 kg नीचे आता है, 2 kg ऊपर जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है. तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा और इनके रिलेटिव मोशन को रोकने की पूरी कोशिश करेगा. तो सोचो जो फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे 3 kg पर किधर आएगा और 2 kg पर किधर आएगा. 3 kg पर फ्रिक्शन नीचे नहीं ऊपर आएगा, और 2 kg पर जो फ्रिक्शन है वो ऊपर नहीं नीचे आएगा. फ्रिक्शन इक्वल होगा, अपोजिट होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होगा.
और इस तरह से होगा कि रिलेटिव मोशन को अपोज करे। यही बात यहाँ पे भी लगेगी। जब तुम ये वाला फोर्स लगाओगे तो C इधर जाएगा, बट स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट लगा है, ड्यू टू दैट B इधर जाएगा। तो B और C के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका रोल कैसे आएगा? C का वेलोसिटी इधर को होने को है, फ्रिक्शन इधर को आएगा। C पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्लियर हुआ, लगा दिया मैंने। अब B पर जो इसका न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से आएगा, किधर को आएगा? उतना ही आएगा, अपोजिट आएगा। उसको भी लगा लेते हैं। ये हो गया B और ये हो गया B पे लगने वाला फ्रिक्शन। इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें पता है, हमने निकाल रखी है 50 न्यूटन। अब यहां पर इसके ऊपर A है, इसको भी कंसीडर करते हैं। A को B और C का जो सिस्टम है इससे अलग मान के चलो, इसको एक मान लो अगर, तो आपके इस फोर्स का इफेक्ट ये है कि ये एज अ होल जाएगा, इसका नीचे वाला पार्ट इधर को जाएगा लेकिन ऊपर वाला पार्ट इधर को जाएगा। तो जो रबिंग है ए और बी के बीच में, जो स्लिपिंग है वो ऐसे है कि जो ये वाली सरफेस है इधर को जाएगी। अगर ये फ्रिक्शन रोक नहीं पाया तो, ये फोर्स अगर बहुत ज्यादा हो गया तो, ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस कर गया तो, ये 50 न्यूटन हो गया और अभी भी तुम अपने इस फोर्स को बढ़ाए जा रहे हो, तो क्या होगा कि बी इधर को चला जाएगा, बी इधर को चला जाएगा, सी इधर को चला जाएगा, तो फिर ए पिक्चर में आएगा और ए बी को रोकेगा। रोकने के लिए क्या करेगा? क्योंकि बी का वेलोसिटी इधर को है तो इसके अपोजिट इधर को ए फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। कितना? अप टू व्हाट लिमिट? 20 न्यूटन तक लगा सकता है, ये 20 न्यूटन लगा लेगा। 20 न्यूटन इसने लगा लिया, ठीक है। अब ये जो आपका ए है उसने बी पर 20 न्यूटन माइनस आई कैप में लगाया है, बी ए पर लगाएगा इतना ही लेकिन प्लस आई कैप में। ये किसी भी कंडीशन में बैलेंस हो नहीं पाएगा, इसलिए इतना निश्चित है कि अगर ये फोर्स लिमिट क्रॉस करता है तो ए को तो एक्सेलरेट होना ही है। इधर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इनमें फोर्स बैलेंस पॉसिबल है। जो अगर इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो, सोचो। यहाँ पर एक फोर्स हम लोग मिस कर रहे हैं, ये वाला रस्सी का जो टेंशन है ये वाला मिस कर रहे हैं, तो बी पर लगाइए टी रस्सी का फोर्स और सी पर भी लगाइए टी। तो इन पर बैलेंस पॉसिबल है कैसे? ये तीनों जोड़ दो इक्वल टू एफ। तो पहला इक्वेशन एफ इक्वल टू 50 प्लस टी प्लस 90, एंड दूसरा इक्वेशन यहां से पॉसिबल है टी इक्वल टू दिस प्लस दैट, टी इक्वल टू 50 प्लस 20, मतलब 70 न्यूटन की टेंशन होगी जब फोर्स बैलेंस होगा सब इनमें में। और यहाँ दैट टाइम एफ तुम कितना लगा रहे होगे, यहाँ 70 रख दो, तो 90 और 50 114, 140 और 70, 210 न्यूटन का फोर्स जब तुम लगा रहे होगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 50, यहाँ पे 90, these are the values of the friction and tension will be 70 Newton, force will be balanced, acceleration will be 0, either its velocity is 0 or will be uniform, constant velocity हो सकती है, acceleration नहीं होगा। When this force equal to 210 Newton, acceleration of C is 0, acceleration of B will also be 0, it is 70, this plus that equal to 70, force balance in this and in that, but in that we have acceleration. तो at force 210 न्यूटन एक्सेलरेशन इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा और इसमें होगा। आगे पूछा भी जा सकता है कि कितना एक्सेलरेशन होगा, तो ये फोर्स एंड डिवाइड बाय इसका मास 4 कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे, इस फोर्स को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, शुरुआत में सी नहीं चलेगा, जब एफ की वैल्यू 90 न्यूटन क्रॉस करोगे, इस पर जो 90 न्यूटन का लिमिटेड फ्रिक्शन है क्रॉस होगा, तो ये जो बॉटम सरफेस है सरेंडर करेगी, तो ये पिक्चर में आएगा और यहाँ का जो फ्रिक्शन है ये पिक्चर में आएगा, रोकने की कोशिश करेगा। तुम फोर्स को काफी ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये वाला फ्रिक्शन भी सरेंडर करेगा, फिर यहाँ का फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा और फिर जैसे ही यहाँ का फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा इसमें एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तुम इस फोर्स को बढ़ाओगे, यहाँ पर का फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन बढ़ेगा
और जब इस फोर्स को 210 न्यूटन कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर अपना ये जो फ्रिक्शन है लिमिटिंग वैल्यू एक्वायर कर लेगा और इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इससे ज्यादा अगर तुमने इसका फोर्स बढ़ाया तो फिर इनमें इनमें एक्सेलरेशन भी आएगा। इसमें तो एक्सेलरेशन पहले ही था। तो हमें क्वेश्चन में उस फोर्स की वैल्यू बतानी है जो हम यहाँ लगा सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि इनमें इनमें एक्सेलरेशन ना आए, ये कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से मूव करे। ब्लॉक सी विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर दैट पर्पज जो आपका फोर्स हो सकता है अप टू 210 न्यूटन हो सकता है। यही आंसर हो गया।